जी हाँ, ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और ऑपोजिशन के तमाम बड़े लीडरान अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक शब्द को ही रीडिफाइन करने की बात आरएसएस की तरफ से की गई है। एक विचार देश के सामने रखा गया है और उस विचार में यह भी है कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं। आज इसी पर हम करेंगे बात। अल्पसंख्यक अब मुद्दा नहीं है क्या? टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में इसी सवाल को लेकर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। अल्पसंख्यक शब्द पिछले 24 घंटे से फिर से चर्चा में है। चर्चा इस बात की हो रही है कि अल्पसंख्यक शब्द पर फिर से विचार हो, उसकी जो पूरी की पूरी अवधारणा है उस पर विचार हो, उसकी परिभाषा पर विचार हो, उसे रीडिफाइन किया जाए। इस चर्चा की शुरुआत दत्तात्रेय होसबाले के बयान से हुई है, जो उन्होंने फिर से संघ सरकार्यवाह बनने के बाद दिया है। जी हां, और ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का वो बयान भी सुनवाएंगे, उनकी नसीहत और मांग की पूरी बातें आपके सामने जरूर रखेंगे। और इसी मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस में होगी, जिसमें हमारे साथ संघ और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद होंगे स्टूडियो में, और जिसके केंद्र में होगा क्या अब अल्पसंख्यक देश में मुद्दा नहीं है। यही हमारी आज की बहस का बड़ा मुद्दा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बहुत बड़ा बयान। होसबाले ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की अवधारणा पर दोबारा विचार होना चाहिए। होसबाले ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक पर राजनीति के खिलाफ है संघ। अल्पसंख्यक एक कॉन्सेप्ट ही जो अपने देश के संविधान में है, उसके बारे में भी पुनर्विचार अपने को सबको करना चाहिए, क्योंकि यह अल्पसंख्यक कहने से देश में कुछ अलग अलग होते, तो फिर देश किसका है? सबका है ना। अल्पसंख्यक कहने के एक पद्धति या वो विचार चल पड़ा है दशकों से। हिंदू कोड बिल से जो हिंदू मानते हैं वो सभी का संगठन संघ करता ही है। अल्पसंख्यक कहने पर मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय भारत में सामान्यतः उनके अल्पसंख्यक माना है। पूजनीय गुरुजी गोलवालकर के समय से लेकर सभी पूजनीय सरसंघ चालक ने संवाद रखने का प्रयत्न किया है। माइनॉरिटीज़म के जो पॉलिटिक्स चलता है, इसको संघ ने पहले से विरोध किया है। देश एक है, उसी प्रकार चले, ये एक संघ का कहना। तो देखिए, दत्तात्रेय होसबाले का वो बयान भी हमने आपको दिखाया, जिसके बाद अल्पसंख्यक शब्द को लेकर एक नए सिरे की चर्चा शुरू हो गई है। संविधान से अल्पसंख्यक की अवधारणा बदलेगी क्या? यह है बड़ा सवाल। क्या अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया जाएगा, इसे रीडिफाइन किया जाएगा क्या? अल्पसंख्यक वाद से तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है क्या? और ऐसा अतीत में हुआ है क्या? क्या अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति होती रही है इस देश के अंदर? क्या देश की एकता अल्पसंख्यक शब्द से कमजोर होती है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम अपने स्टूडियो में करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रतन शारदा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक हैं और संघ के विचारों के बड़े समर्थक हैं। राजीव जेटली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपने टीवी डिबेट्स में इन्हें देखा है, अब एआईएमआईएम के नेता हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन शुरुआत रतन जी मैं आपसे करता हूं। दत्तात्रेय होसबाले का यह बयान, जिसमें अल्पसंख्यक शब्द को एक बार फिर से जो उसकी पूरी की पूरी अवधारणा है उसे रीडिफाइन करने की बात की जा रही है। संघ अल्पसंख्यकों को लेकर क्या मैसेज देना चाहता है और अल्पसंख्यक शब्द को रीडिफाइन करने की जरूरत आखिर क्यों आप लोग देखते हैं? देखिए, मैं पूरा तो बयान नहीं सुन पाया, लेकिन जो मैं समझता हूँ संघ को, पहली बात है कि माइनॉरिटी शब्द की अवधारणा ऐसी बनी है जी कि उसको मेन स्ट्रीम से अलग करना। सारी पॉलिटिक्स जो भारत में चली पिछले 75 साल, वो इस प्रकार चली कि माइनॉरिटी के नाम पर उनको एक अलग से फेवर देना, अपीस करना, उनके दुख दर्द को बढ़ा चढ़ा कर बताना और एक वोट बैंक खड़ा करना और डिस्क्रिमिनेशन करना। इसके कारण एक तो माइनॉरिटी शब्द का दुरुपयोग हुआ है। और माइनॉरिटी शब्द तो संविधान ने डिफाइन नहीं किया, केवल कुछ लोगों को माइनॉरिटी के नाम पे नाम उनको दिया गया।
अभी जहां तक बात आती है कि माइनॉरिटी कितना हो, माइनॉरिटी मतलब कितनी उसकी संख्या हो तो माइनॉरिटी गिने। आज 144 करोड़ की संख्या में अगर 14% भी आप गिनते हैं, जबकि मुस्लिम इससे ज़्यादा मानते हैं, तो भी 28 करोड़ के आसपास वो संख्या है, जो कि दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मुस्लिम संख्या है। तक उसको हम उसको माइनॉरिटी कहें कि सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी कहें। तीसरी बात, संविधान के अंदर जितनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी उससे अधिक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स में हुई, और आर्टिकल 25 से 28 से लेकर माइनॉरिटी को राइट देने की समस्या नहीं थी, लेकिन माइनॉरिटी को राइट देते समय मेजॉरिटी के राइट्स खत्म करना, मेजॉरिटी के राइट कम करना, ये जो खेल चला, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जब ये कानून बने तो भारत के हिंदू जितने भी संस्थान थे उनके ऊपर सरकार नियंत्रण कर सकती है, उसके अंदर उनके रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर सकती है। ये होता नहीं तो रतन जी, यानी कुल मिलाकर इसके पीछे जो पूरी थॉट है वो ये है क्या कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दर्जे से अलग कर दिया जाए, जिस तरह से आपने बताया कि भाई उनकी आबादी इतने % है। आप बहस को बहुत संकुचित कर रहे हैं। अगर आपने मेरे से बात करनी तो बहस का पहले पूरा बेस मुझे रखने दीजिए जी। जब माइनॉरिटी के नाम पर राइट टू एजुकेशन के अंदर माइनॉरिटी से छूट दी जाती है, क्यों छूट दी जाती है? क्या माइनॉरिटी देश के डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते? क्या क्रिश्चियन सबसे अच्छी शिक्षण संस्थाएं क्रिश्चियन समाज की है, चर्च की है, क्या उसका उपयोग राइट टू एजुकेशन के लिए नहीं होना चाहिए? विचार करना चाहिए। और जब माइनॉरिटी को अलग अलग हक मिलते हैं उनकी संस्थाएं चलाने के लिए, ट्रस्ट चलाने के लिए, उनके संस्कार देने के लिए, तो हिंदुओं को यह हक क्यों नहीं मिलता? क्या ये सेक्युलर नहीं? ये आप बात सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों की कर रहे हैं या फिर माइनॉरिटीज में तो सभी आ गए ना? बौद्ध भी आ गए, जैन भी आ गए, सिख भी आ गए, पारसी भी आ गए। सवाल मुसलमान का नहीं है, लेकिन मुसलमान अगर मेजॉरिटी बन चुका है तो उसको माइनॉरिटी का दर्जा है। प्रांत के लेवल पर 9 ऐसे प्रांत है जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में, भयंकर माइनॉरिटी में है, लेकिन स्टेट के लॉ के हिसाब से माइनॉरिटी है, लेकिन उसको सेंट्रल लॉ लगते हैं जिसके अंदर मेजॉरिटी है। अच्छा। ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? इसके लिए कह रहे हैं कि पुनर्विचार करें। अगर प्रांत के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हिंदू माइनॉरिटी में है, उसको माइनॉरिटी के हक नहीं मिलते क्योंकि देश के अंदर मेजॉरिटी है, तो क्या अन्याय नहीं है? कश्मीर के हिंदुओं के साथ क्या हुआ और बाकी नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? ये बहुत गहरी सोचने वाले विचार है। लिंग्विस्टिक आपने रतन शारदा जी, तो कोई भी प्रांत के अंदर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बन जाएगा, वो अपनी संस्था बनाएगा, तो माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर समाज को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। नेशनल कमीशन बना 1993 में, उसके पहले माइनॉरिटी नहीं थी क्या? ऐसे प्रश्न है। लेकिन एक मेरा सवाल है रतन शारदा जी, क्या संविधान, देखिए संविधान में सेक्युलर शब्द जो है वो पूरी तरह से सामने है कॉन्स्टिट्यूशनल में, तो क्या सेक्युलर शब्द हटाने की एक तरह से कोशिश है? इसी ऑब्जेक्टिव की तरह ये बयान देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ये माइनॉरिटी शब्द ही गलत है, उनकी तरफ से ये कहा गया, हुसबाले जी की तरफ से। तो क्या सेक्युलर शब्द को हटाना चाहते हैं? किस तरह से परिभाषित करना चाहते हैं? या तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तात्पर्य क्या है इस बयान का? आप सेक्युलर शब्द 1976 में आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रिलीज किया गया, उसके अंदर सेक्युलर शब्द नहीं था, सोशलिस्ट शब्द नहीं था। जिन बाबा साहब आम्बेडकर हम दिन रात दुहाई देते हैं, उन्होंने दोनों शब्दों का घोर विरोध किया। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसका विरोध किया, क्योंकि भारत हिंदू बहुल है, यहाँ पर सेक्युलरिज्म शब्द की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सोशलिज्म शब्द की आवश्यकता है कि आर्थिक नीति कोई भी हो सकती है। आज भारत पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चला रहा है, लेकिन सोशलिज्म शब्द है। तो आप किसको पहला मानती है कॉन्स्टिट्यूशन में? आप मानती है 1976 में सेक्युलरिज्म आया, उससे पहले सेक्युलरिज्म नहीं था। अगर ये मानती हैं तो आप इसको मान लेते हैं कि पहले से अवधारणा थी, नहीं थी। हमारे संविधान बनाने वालों का दृढ़ विश्वास था कि भारत सेक्युलर राष्ट्र है। ठीक है, लेकिन अब तो हिस्सा है रतन शारदा जी, तो क्या उसमें बदलाव करने की तैयारी है? यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर जहन में आता है और मुझे लगता है इसका जवाब राजीव जेटली जी आप बेहतर दे सकते हैं। क्या वाकई अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा बदलने की तैयारी है? क्या आप लोगों का यह एजेंडा नेक्स्ट होगा? क्योंकि इसके साथ साथ यह भी जोड़ा गया है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, राष्ट्रीयता सबकी हिंदू है। नहीं अब्बास साहब, अगर आप अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में कौन सा धर्म आएगा? आप इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। जब भी हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो 90% देखिए, आपने जब अपने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए हैं अल्पसंख्यक के तौर पे, तो वो एक ही धर्म से बुलाए, और वो धर्म जो 2011 के अंदर लगभग 19%, मैं 2011 के सेंसस की बात बता रहा हूँ, 19% इस देश की आबादी थी। अब 2024 के अंदर उसके अंदर कितने बड़े परिवर्तन आए होंगे उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। तो आज देखिए,
कि जब हम इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश की सारी स्कीम्स हम लेते हैं, वो अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन होती है। जब वो सारी स्कीम हमारी बराबर बंटवारे के साथ होती हैं, तो उसके बाद 3,700 करोड़ रुपया अतिरिक्त केवल एक धर्म के आधार पर, वेलफेयर स्कीम के आधार पर उसको बांट देना, अगर ये आपको लगता है कि इस देश की बाकी जनता के साथ न्याय है, तो आप उसको अल्पसंख्यक कह सकते हैं। यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जे की कोई जरूरत नहीं है, देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के लिए कोई अलग से योजनाएं नहीं होनी चाहिए, कुल मिलाकर तो यही कह रहे हैं ना फिर जेटली साहब आप? ऐसे में आपको नहीं लगता कि वो तमाम दल जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो फिर और जोर शोर से ये बातें कहेंगे? आप अब्बास साहब, यही सुनना चाहता था मैं आपसे। मैंने आपसे कहा था, मैंने अभी तक अपने शब्द, अपनी जितना भी मैंने स्टेटमेंट दिया उसमें कहीं मुसलमान शब्द यूज नहीं किया था। मैंने आपको बोला था कि जब बार बार आप मुसलमानों की आबादी का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की आबादी का परसेंटेज बता रहे हैं साहब। ये तो आपने खुद ही बोला। हाँ। मैंने अल्पसंख्यक बोला, जिसमें सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन भी आते हैं, जिसके अंदर बाकी सब कम्युनिटीज भी आती है। तो मैं ये कह रहा हूं क्रिश्चियन भी आते हैं। अगर ये सब लोगों को छोड़ के हम लगभग आज की डेट में 23 या 24% आबादी वाले लोगों को अल्पसंख्यक बोलें, जिनकी आबादी 1% है, उसका हम नाम भी ना लें, उनकी वेलफेयर की स्कीम में कितना उनका बंटवारा होता है, कितना उनको मिलता है, उसको हम जिक्र ना करें, तो मुझे लगता है अन्याय उन सब लोग। अगर अन्याय की बात आ रही है तो जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे एक टिप्पणी और प्रतिक्रिया इस पर जरूर। रंगरेज साहब, साफ तौर पर जो दत्तात्रेय होसबाले जी हैं, उनके तौर पे कहा गया है कि जो ये कॉन्सेप्ट है माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का, इसे रीथिंक किया जाना चाहिए, रीडिफाइन किया जाना चाहिए। और क्योंकि इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये शब्द ही गलत है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन देता है सोसाइटी में, हमारे समाज में भेदभाव पैदा करता है। देश एक है, सबों का है। देखिए निधि जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने 53 साल तक देश का तिरंगा अपने ऑफिस पर न लहराया हो, आज वो ज्ञान देने की बात करते हैं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड जो है उनकी एक संस्था है। दूसरी बात, माइनॉरिटी की बात जो बार बार की जा रही है, उसमें तो और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये बार बार कहा जाता है कि माइनॉरिटी के बार बार टारगेट किया जाता है। आप ये बताइए, आपकी क्या रोटी हजम नहीं होती अगर मुसलमान का नाम ना लो? आप अब्दुल्ला की चूड़ी चढ़ाने के चक्कर में आप जो है सारी कम्युनिटी को और पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और बार बार मुसलमानी क्यों टारगेट होते हैं? कौन होते हैं ये जो है आरएसएस के जो व्यक्ति हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं और उस पर चर्चा हो रही है? मुझे तो इस बात का बड़ा वो हो रहा है अफसोस कि उनकी बात पर चर्चा हो रही है, तब कि वो कहीं पर कोई नहीं, उनको सबको पता है कि बीजेपी की वो एक टीम है, और जो उनको चुनाव के समय पर, और अभी पूरा जो है चुनाव का माहौल में पूरा देश चला गया है और चुनाव का अनाउंस भी हो गया है, तो ऐसे समय पर जो सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और उनका शुरू से यही मामला है, 80-20 कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा इनके पास बताने के लिए कोई भी चीज नहीं है। रंगरेज साहब, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यक डरे हुए, अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है, ये सारा सब एक मुद्दा बनाकर इस पर सियासत करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को यूज भी किया गया है, जिसका भी जिक्र किया जा रहा है कि भाई इस तरह की सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए? देखिए समीर भाई, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट भी आई थी, बाकायदा सच्चर कमेटी की भी सिफारिश आई थी, उसमें बताया गया था कि मुसलमान जो है भारत देश में दलितों से भी बदतर है, बिल्कुल बताया गया था, और ये सबको भी पता है, मगर सरकार उसको जो है अब तक अमल में नहीं ला पाई। ना कांग्रेस की सरकार लेकर आ पाई, ना भाजपा की 10 साल सरकार हो गई लेकर नहीं आ पाई। मगर ये बहुत सारी चीजें हैं, बार बार टारगेट करना मुसलमानों को, ये बात मानते हैं ना कि अपीजमेंट हुआ पिछली सरकारों में, तुष्टीकरण हुआ, जिसका नतीजा ये था ना कि हालात इतने बदतर हो गए। बिल्कुल, जब से देश आजाद हुआ, जब आजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारी तादाद में 30% मुसलमान जो है सरकारी नौकरियों में थे, आज 1% से भी कम रह गए हैं। तो ये सारे चीज के मुद्दे, सरकार का काम होता है सबको साथ लेके चलने का, और मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर वो क्या है, विश्वास कहाँ ना साथ है? मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। देश की आजादी से लेकर और आज तक आप नहीं आते क्या? हमेशा साबित किया देशभक्ति। सब में आप नहीं आते, जब सबका विश्वास की बात होती है तो सब में आप नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं अलग से क्यों? जब बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोग मुसलमानों को रोजाना पानी पी पी के गालियां बकते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं कि जितने भी अगर यहाँ पर रिसोर्सेज हैं भारत के, अभी जेटली जी एक बात कह रहे थे
एक मिनट निधि जी, वो कह रहे थे कि इनको जो है सारी जो है स्कीम मिलती है। अरे भाई, तो मुसलमान देश के जीएसटी भी तो देता है, पैन भी खरीदता है तो जीएसटी देता है। अगर आपको स्कीम दे रहे हैं वो फिर तो आप हिंदू को भी दे रहे हैं, वो तो 80 करोड़ है, हम तो 20 करोड़ है, तो वो ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। भाई मुसलमान तो गरीब है इसलिए वो ले रहा है और सभी ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। मुसलमानों के उत्थान की बात जो पार्टियां करती आई हैं, दशकों से करती आई हैं, जो विपक्षी नेता दशकों से बोलते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं, माइनॉरिटी पर अटैक हो रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। जो बात कही गई है दत्तात्रेय होसबाले जी की तरफ से, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकवाद से तुष्टीकरण को क्या बढ़ावा मिलेगा? क्या जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप लगाते आए हैं पक्ष पर, सत्ता पक्ष पर, आप इस पाले में अगर आकर देखेंगे तो फिर कितना भला हुआ मुसलमानों का या माइनॉरिटी का? निधि जी, अभी मैंने सबकी बात सुनी। ये जो बॉन्ड परिवार है, चुनाव जीवी परिवार है, चुनाव आ गया ना तो तरह तरह के स्टेटमेंट प्रारंभ कर दिए इन लोगों ने। आप क्या कर रहे थे 10 साल से? सबको पता है संघ कंट्रोल करता है बीजेपी की सरकार को। तो क्या मोदी जी फेल हैं 10 साल से? इन सब जो क्वेश्चंस आप उठा रहे हो तो 10 साल से फेले और सरकार हो गई, जो मैं कहता आ रहा हूं, आजाद भारत की सबसे ज्यादा। ये जो इश्यू कर रहे हैं अल्पसंख्यक संविधान को बदलने की बात करते हैं कोई ना कोई पॉइंट पे, तो व्हाट इज हिंदू? हिंदू की व्याख्या भी हिंदू लॉ में है। तो आप क्या करोगे? जैन सिख को आपने वापस करा क्या हिंदुओं के अंदर? नहीं किया। 10 साल बाद भी ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब सबसे फेले और सरकार। 7 साल अटल जी की भी सरकार थी, 17 साल राज किया ना, क्यों नहीं चेंज कर दी अवधारणा? नहीं कर सकते। मुद्दा है ना, सिर्फ चुनाव के टाइम ऐसी बातें करनी है। आपके लिए अल्पसंख्यक मुद्दा है। आप इसको मुसलमानों से जोड़ रहे हो, जैनियों सिखों के साथ नहीं हुआ, किसान 700 शहीद हो गए, क्या क्या बोलते हैं उनको ये? नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक इज माइनॉरिटी, मतलब संख्या जिनकी अल्प है उनकी बात नहीं सुनेंगे, बहुसंख्यकों की सुनेंगे। तो फिर तो आपके ये लोकतंत्र कहां से रह जाएगा? हमारा संविधान निर्माताओं जिन हमारे पिता में थे, सबने बनाया एक माइन्यूटली एक एक चीज को, उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया। अब उसको ये माइन्यूटली उसको चुन चुन के हटाना चाहते हैं संविधान को, जिससे खोखला हो जाए और इनको बदलने में आसानी हो जाए। आप बताइए विदेशों में कितनी प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए डरने लगे। रतन शारदा जी, मुझे लगता है इसका एक जवाब आपको देना चाहिए। ठीक है वरुण जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, क्या कर रहे थे? ठीक है रतन शारदा जी, अल्पसंख्यकों का जो सामाजिक आधार है इस देश के अंदर, जिस तरह से वो पिछड़े हुए हैं, उनका उत्थान होना चाहिए, ये मानते हुए ही अल्पसंख्यक शब्द जो है उसको डिफाइन भी किया गया है और अल्पसंख्यकों के लिए तमाम योजनाएं भी सरकार बनाती है। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय भी देश के अंदर होता है ताकि उनका उत्थान किया जा सके। तो आपको लगता नहीं कि अगर अल्पसंख्यक शब्द ही नहीं रहेंगे तो फिर उसके इतर जो तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं उनके उत्थान के लिए उन सब पर असर पड़ेगा? तो फिर सबको रिडिफाइन करने की बातें होंगी। और क्या वाकई इस स्थिति में हम आ चुके हैं? क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो यही कहती है कि भाई मुसलमान ही को अगर देख लीजिए तो SC ST से बुरे हालात हैं। देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी हार है। अच्छा, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी 2009-8 जब भी बनी थी, उसके बाद में और कई साल कांग्रेसी सरकार थी। मतलब 1947 से लेकर और संविधान बनने से लेकर 50 साल तक जब ये सेक्युलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटी के लिए कुछ न कुछ करने के प्रयोजन चलते रहे, उसके बावजूद अगर माइनॉरिटी का विकास नहीं हो रहा, विशेषकर जिस मुस्लिम समाज का बार बार नाम ले रहे, मैंने नहीं लिया, तो उसका मतलब है कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, सेक्युलर पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही थी। उसके बाद में बीजेपी आने के बाद में अगर 1% तथाकथित नौकरियां थी, आज 10% चली गई हैं। मुस्लिम समाज को सारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिलता है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे जो भी नई नई योजनाएं आती है उसमें अधिक से अधिक हिस्सा मुसलमानों का हो। बिना मुसलमान नाम लिए तो क्या वो सही राजनीति नहीं है? और क्रिश्चियन देश होते हैं, डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन देश, डिक्लेयर्ड इस्लामिक देश, वहाँ तो माइनॉरिटी की विशेष राइट की बात बनती है। जहाँ आपने कह दिया सेल्फ डिक्लेयर्ड सेक्युलर नेशन विदाउट इवन पुटिंग द वर्ड इन 1976, इट मीन्स दैट हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। और जहाँ तक ये सवाल है कि माइनॉरिटी डिफाइन कैसे करना, उसके राइट्स का क्या हो, इन्होंने कहा पैन खरीदते हैं हम। भाई साहब, आप पैन खरीदते नहीं, पैन आपको सरकार देती है। आधार कार्ड आप खरीदते नहीं, सरकार आपको देती है ना। तो जो अधिकार सबके हैं वो सभी के आपके भी अधिकार है, तो आपको विशेष अधिकार क्यों मिलने चाहिए? अगर
सर्वसाधारण सरकारी अधिकार अरे के ये अंदर आपको सर सारा मिल रहा है। सर अरे सर देखिए, मेरी बात सुनिए सर, ये देश जो है ना सर, ये देश संविधान से चलता है सर। डिस्कशन हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो है ना, आपको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ मुसलमानों से दिक्कत है। अरे भाई रंगरेज साहब, एक मिनट, आप अपने वक्त पर बोलिएगा ना, को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक मिनट रंगरेज साहब, ऐसे नहीं, आराम से डिबेट कीजिए, आराम से चर्चा कीजिए। रतन जी अपनी बात टारगेट जो करते हैं, संवाद, प्रजातंत्र में संवाद ये सभी का अधिकार है, बिल्कुल, चाहे वो माइनॉरिटी चाहे मेजॉरिटी हो। अगर एक संगठन ये कह रहा है कि इस पे चर्चा हो, तब चर्चा से क्या घबराते हैं? आप चिल्लाने क्यों लग जाते हैं? आप कहते हैं खतरे में, आप कैसे खतरे में? जब पीएम ने कहा, अरे सर 100 करोड़ हिंदू खतरे में है जब से भाजपा की सरकार आई है। मैं क्या कह रहा हूँ, 20 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू भाई खतरे में। आपने ऐसा नैरेटिव फैलाया, लोगों के सामने ले जाकर ऐसी बातें करते हैं आप लोग। मैं तो आरएसएस की बात पर बात कर रहा हूँ। आपने 53 साल तक क्यों नहीं झंडा लहराया? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप आज तक आपने जो है रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया आरएसएस का? बताइए, इसका जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ, मैं बताइए ना। आप बोलिए, आप एमएम से हैं, आप बोलिए मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, आप क्यों कहते हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ? जबकि काम ही संघों को गाली देना है, आज संवाद नहीं कर सकते, तो आप कैसे? अरे सर, आरएसएस को गाली तो पहले के लोगों ने भी दी, देश की आजादी से पहले। आप कैसे मुखबरी कर रहे थे उनकी, अंग्रेजों के साथ में मिलकर? पता है पूरे देश को। से क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि राजनीति सफल नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ हक नहीं मिल रहा माइनॉरिटी को। डॉक्टर वरुण पुरोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी साहब, मैं आपको रोक रही हूँ, शारदा जी आपको भी रोक रही हूँ। डॉक्टर वरुण पुरोहित, इस देश में अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं, तो क्या अल्पसंख्यक शब्द से क्या ये जो परिभाषा है वो प्रभावित होती है? क्या कमजोर होते हैं? क्योंकि देश की एकता तो सभी को मिलाकर बनती है। देखिए निधि जी, जब स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस समय जैसी स्थिति वैसे बनाया, उसके बाद अमेंडमेंट्स होते। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में हिंदुस्तान का क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है। जैसे जैसे परिवर्तन आएंगे, जैसे जैसे अमेंडमेंट होंगे, मोदी जी क्यों लिया है किसान बिल, क्यों उन्होंने फिर वापस ले लिए, ये सब चीजें डिस्कशन की बात है। मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतना इंटरेस्टेड थी तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और अल्पसंख्यक आयोग, इनकी पार्टियों में भी तो प्रकोष्ठ बना रखे, हटा देते, भंग कर देते और आयोग खत्म कर देते। 10 साल थे इनके पास में, एक अकेला, फिर कह रहा हूँ सब पे भारी 56 इंच। अरे भाई, आप कर लेते ना परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन में, कई चीजें करी आपने, कर लेते। आप डिस्कशन कराते पार्लियामेंट में, क्यों नहीं कराया? आप संवाद की बात करते हो, बीजेपी तो ये कह रही, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी डिस्कशन कराते, चुनाव टाइम क्यों? बीजेपी तो बार बार ये कह रही है कि लाभार्थी जो हैं वो अल्पसंख्यक भी हैं। हमारे जो 100% जो लोग हैं उनमें लाभार्थी अल्पसंख्यक भी हैं। राजीव जेटली शायद बेहतर जवाब दे पाए आपको। राजीव जी। नहीं, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि हम सब लोग जब हम बात करते हैं मुसलमान, क्योंकि ये शब्द मैंने यूज नहीं किया था, ये शब्द अल्पसंख्यक से शुरुआत हुई थी लेकिन मुसलमान बीच में आ गया। मैं एक बहुत बोलना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जो अल्पसंख्यक में मुसलमानों की इस बात को लेकर हिमायत करता है कि इन्हें ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, तो एक बात क्या वो इस बात को भी रख सकता है कि उनके पिछड़ेपन की वजह क्या है? अब्बास साहब, आप इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी। पिछड़े की वजह के ऊपर क्या कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या वो मुसलमान या हिंदू जो भी उनका फेवर करता है वो इस बात को चर्चा करेगा कि कितने कम संसाधनों के अंदर कितनी बड़ी तादाद को कैसे पाला जाएगा, कैसे उनको अपग्रेड किया जाएगा, कैसे एजुकेशन दी जाएगी? ये सरकारी संसाधन तो लिमिटेड रहने वाले हैं। अगर संसाधनों को लेने के लिए संख्या बढ़ जाएगी तो संसाधनों का अभाव बहुसंख्यक में भी हो जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यकों के राइट्स को लेकर तो आपकी पार्टी भी आवाज उठाती रही है। आपकी पार्टी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, अल्पसंख्यकों को पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद चल रही है। नहीं, आरएसएस में भी है। समीर भाई, मैं एक मिनट अपनी बात अगर आप सबको एक करके देखेंगे तो फिर अलग अलग मोर्चों का क्या मतलब? नहीं, आरएसएस में भी समीर भाई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं। क्यों है वो? हटा दीजिए, मत कीजिए ऐसे, बीच बीच में जिक्र मत कीजिए, सुनिए भी दूसरों को ना। राजीव जेटली साहब, ये देखिए गंभीर समस्या है और ये समस्या मुझे लगता है चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आता हो, सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। ये अपग्रेड नहीं करना चाहते, डेवलप नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते होते तो उन इश्यूज को उठाते। हम ट्रिपल तलाक के ऊपर जब भी बात करते हैं तो बताइए किसी ने बाहर निकल के बोला कि हाँ मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलने चाहिए? हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की, तो किसी ने बोला बाहर निकल के बोले? एक भी नहीं। तो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आपको कौन रोक रहा है राजीव जेटली साहब? लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीयता सबकी हिंदू है,
अब आप बताइए, देश में हो हम या विदेश में, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो नेशनैलिटी में इंडियन ही लिखते हैं ना, राष्ट्रीयता भारतीय ही लिखते हैं ना। आप कह रहे नहीं हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है। अब जाहिर है इसके लिए ना मुसलमान तैयार होंगे, ना सिख तैयार होंगे, ना और धर्मों के लोग तैयार होंगे। तो ऐसी बातें क्यों की जा रही है, मतलब मकसद क्या है? देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए, अगर हम राष्ट्रीयता की भी बात करते हैं तो इसके इतिहास में जाने की बहुत सख्त जरूरत है। आप बताइए ना, कितने लोग ऐसे हैं जो गल्फ से आकर के यहाँ पे बसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इराक ईरान से आकर के यहाँ बसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं बताइए। हम सभी लोग एक ही संस्कृति से आते हैं और ये बात जानते हैं, हम भी ये बात जानते हैं। और जब हम उस संस्कृति को जानते हैं, उसके बीच में रहते हैं, उसके बाद में अपने आप को वहां से डिटैच कर लेना कम से कम अपने आप को देश से अलग करने वाली बात होती है। जब आपको मालूम है कि ये देश मेरा है। नहीं, सांस्कृतिक तौर पर हम भारतीय हैं, ये इससे काम नहीं चल रहा क्या? सांस्कृतिक तौर पर हिंदू हैं हम, ये कहना होगा क्या? या फिर वाकई कोई ऐसा बदलाव आप लाना चाहते हैं आने वाले वक्त में जिसमें सबको अपनी राष्ट्रीयता हिंदू ही बतानी होगी? सबको, क्योंकि संघ तो कह रहा है सबको अपनी राष्ट्रीयता भारतीय बतानी होगी। भारतीय बताने के लिए बिल्कुल यही बात मैं रतन शारदा जी, भारतवासी बनना पड़ेगा। और भारतवासी जब और सब भारतीय हैं, देश सबों का है, भारतीय तो है ही सब, ठीक है, उनका विषय नहीं उठेगा। ठीक है। रतन शारदा जी, क्या ये ऑब्जेक्टिव या इस तरह की बात है कि एजेंडा में है, हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है? इस तरह के अगर बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब बयान आया है तो फिर उस पर राजनीति भी होगी, अल्पसंख्यक नाम को लेकर भी राजनीति होगी, जो होती भी आई है दशकों से। तो अब आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो कि हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाना नहीं है। हिंदू राष्ट्र इसलिए है कि 80% हिंदू है, उनके स्वभाव के कारण सेकुलरिज्म जिंदा है, उनके स्वभाव के कारण यहाँ पर इंटॉलरेंस नहीं है। वरना अपने आसपास के देशों में जहाँ जहाँ हिंदू खत्म हुआ, वहाँ पर कहाँ गई डेमोक्रेसी, कहाँ गया सेकुलरिज्म, कहाँ गया प्रजातंत्र? इसका उत्तर लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मैं फिर मूल मुद्दे पे आता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अभी एक भाई साहब ने कहा कि बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 102 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव है, 102 110 बार, उसमें से 80 से अधिक बार कांग्रेस से परिवर्तन किए। तो अगर कांग्रेस परिवर्तन करे तो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर परिवर्तन की बात करे तो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है। आपने 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज को आपने बदल दिया, वो फ्लेक्सिबिलिटी था। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के संस्थापकों के ऊपर विश्वास नहीं किया कि उन्होंने सेक्युलर शब्द क्यों नहीं डाला, कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपका उन पर श्रद्धा थी। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, सवाल माइनॉरिटी के नाम पे मेजॉरिटी के पुराना डिस्क्रिमिनेशन का है। अगर राइट टू एजुकेशन में माइनॉरिटी हिस्सा नहीं लेती तो क्या ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? अगर बाकी सारे धर्मपंथ के लोग अपने अपने शिक्षण संस्थानों में अपने अपने धर्मपंथ की शिक्षा दे सकते हैं, हिंदू नहीं दे सकता, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और अगर हिंदू कम्युनल वायलेंस बिल बनाया गया था, नहीं तो क्या रतन शारदा जी, संघ इस बात के समर्थन, हिंदुओं के आइडेंटिटी के ऊपर अटैक नहीं था? रतन शारदा जी, क्या संघ इस बात का समर्थन करता है आपकी नजर में कि संविधान में बदलाव होना चाहिए? क्योंकि बार बार आप सेकुलर वर्ड का जिक्र कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष जो हमारे संविधान की अवधारणा लिखी गई है, इमरजेंसी में जो चेंज किया गया, क्या उससे बदला चाहना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? अब्बास जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग उसको सेक्युलर को ऐसे सेक्रोसेंट शब्द बता रहे हैं, इसलिए बार बार इसकी बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उससे फर्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो संविधान के अंदर आर्टिकल 25 से 28 बने, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, उसकी मैं प्रश्न कर रहा हूँ। क्योंकि हमने ऐसे मान लिया कि माइनॉरिटी को हक देने तो मेजॉरिटी को हटा देने, इसका मुझे प्रश्न है। नहीं तो ये सेकुलर शब्द हटना चाहिए क्या? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि हाल ही में बीजेपी के एक सांसद ने ये बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान से किनारा किया, उनको निजी बयान बताया गया उनका, और बाकायदा शो कॉज नोटिस उन्हें दिया गया। यानी पार्टी के तौर पर बीजेपी तो ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करती। देखिए, बीजेपी या कोई भी अन्य पार्टी आरएसएस के 1950 के पुनर्जन्म के बाद में जब बैन हटा है, उसके बाद से लेकर उनके मतलब की पार्टी कभी सत्ता में नहीं थी। आरएसएस ने अपना एक नैरेटिव सेट किया, आरएसएस ने उस पर काम किया, लगातार हिंदुत्व की शक्ति बढ़ी। राम मंदिर का जो प्रश्न उठा था 1984 में, तब संघ को बहुत गालियां पड़ी, आज सारा देश उसकी वाहवाही कर रहा है। तो प्रजातंत्र के अपने विचार रखने का सभी को हक है। हमने अपना विचार रखा, बीजेपी माने ये तो हम नहीं कह रहे। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, हम संवाद स्थापित कर रहे हैं। संवाद स्थापित किया तो राजीव गांधी ने ताला हटाया,
संवाद और स्थापित ये- किया ये- तो वहां पर भूमि पूजन हुआ, रतन शारदा वो तो जी- बीजेपी की सरकार नहीं थी ना। बिल्कुल, रतन मतलब शारदा जो जी- संवाद संघ स्थापित करता कोई भी पार्टी उसको ले सकती जो है। संघ कहना चाह रहा है, जो संवाद कल रखा भी गया दत्तात्रेय होसबाले जी की तरफ से, उसी संवाद को लेकर ही एक नई बहस छिड़ी। और हाजी रंगरेज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या ऐसा, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को रखा है समाज में कि जो माइनॉरिटी शब्द अगर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो लीग से हट जाता है, फिर वो लीग से हट जाता है तो वो एक अवधारणा में बदल जाता है, ये तो माइनॉरिटी है। क्योंकि चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए, देश सबका है, कंट्री सबकी है, ये स्पष्ट ये क्लैरिटी के साथ कहा गया है। नहीं, आरएसएस शुरू से चाहती है कि अपने रंग में रंगना चाहती है पूरे देश को, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। दूसरी बात, में 3 पॉइंट है मेरे पास जो मैं बात करना चाहता हूँ। एक पॉइंट है, क्या हिंदू राष्ट्र करने वाले जो लोग हैं इस देश में और जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और जो लोग जो है गजवाए हिंद की बात करते हैं, मगर गजवाए हिंद पर तो कार्रवाई हो जाती है, खालिस्तान वालों पर कार्रवाई हो जाती है, मगर जो देश को, जिस देश का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और जो आरएसएस के जो नेता हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया, क्या बीजेपी उसका समर्थन करती है? अगर आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको लागू कर दीजिए। 10 साल से आपकी सरकार है, आपको और फुल मेजोरिटी में है, तो आप कर दीजिए, जोड़ दीजिए मुसलमानों को मूल धारा में, फिर हटा दीजिए माइनॉरिटी का दर्जा, लाइए आप अपने बराबर पे। मगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप एक सोच है आपकी कि किसी तरीके से मुसलमानों को जो है दबाना है, कुचलना है, उनको टारगेट करना है। ये 3 सवाल है मेरे, और मैं जेटली साहब यहाँ बैठे बता के जाना, जेटली साहब के ये इस बयान का भाजपा समर्थन करती है नहीं करती? बता दीजिए स्पष्ट रूप से, बीजेपी समर्थन करती है नहीं करती? मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही एक बात बोली थी कि जो संसाधनों का बंटवारा होता है, उस बंटवारे के बावजूद 3,700 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुसलमानों को, क्योंकि आपने मुसलमान शब्द यूज कर दिया, सर स्कॉलरशिप कम कर दी आपने स्कॉलरशिप कम कर दी मुसलमानों की। एक माइनॉरिटी का एक मिनिस्टर होया करता था, आपने वो भी तक हटा दिया। देश की आजादी से लेकर अभी तक एक पहली कैबिनेट ऐसी है जिसमें एक मुसलमान। अरे भाई सुन तो लीजिए, आपने एक सवाल पूछा है, जवाब दे रहे हैं वो, सुनिए जी। मैंने बताया 3,700 करोड़, अगर इनको लगता है कि 50,000 करोड़ चाहिए और 50,000 करोड़ ले लीजिए, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है और मुख्य समस्या क्या है, इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अरे सर, मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप समर्थन करते हैं उनके बयान का या नहीं? बस ये सीधा जवाब दीजिए ना। आप घुमा फिरा क्यों रहे हैं बात को? पिछड़ेपन की कहिए, हम मुसलमानों को बाहर निकालेंगे, कहिए ना आप, एक बार कहिए ना। आप तो सुन तो लीजिए मेरी बात। नहीं, आप इसका समर्थन करते हैं बयान का? नहीं, ये बताइए बस। जेटली साहब, मैं आपकी कोई और बात सुनना नहीं चाह रहा हूं, ये बताइए, आप जो आरएसएस के जो लोग हैं उनकी बात का आप समर्थन करते हैं? आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? अरे भाई, रिपीट क्यों कर रहे हैं अपनी बात को? करते हुए नजर आए कि हमें और कितना पैसा चाहिए, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, वो घुमा रहे हैं ना, गोल गोल घुमा रहे हैं जलेबी। राजीव जी को बात पूरी करने सीधा सवाल पूछा है, बता दीजिए जवाब। उन्होंने सुन लिया, वो वही बात कह रहे हैं, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। सीधा जवाब है, मैंने आपसे कहा कोई भी समस्या है, इस समस्या को हम डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, केवल यही बात हो सकती है कि कितना और बजट एलोकेट कर देना है। क्या इस बजट के एलोकेशन नहीं, पिछले 10 सालों में क्या मुसलमान जो इस देश में बहुत पिछड़े हुए हैं उनके स्टेटस को, एक मिनट राजीव जेटली साहब, सवाल पूछ लीजिए। राजीव जेटली साहब, पिछले 10 सालों में मुसलमान इस देश में बहुत पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है, उनके उत्थान के लिए आपने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, उनका स्टेटस इस लेवल पर आ गया है कि अल्पसंख्यक दर्जा आप खत्म कर दिया जाए, मानते हैं आप या ये नहीं? आ गए, मैं तो यही तो बात कहना चाहता था। अल्पसंख्यक सिख भी हैं, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन भी हैं, अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट भी हैं। और पूछा जा रहा है, सुनते रहिए। अब क्योंकि मुसलमान जो बहुसंख्यक हैं, अरे जवाब दीजिए ना आप। अरे आप आरएसएस के जो बयान दिया आप उसका समर्थन। एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट सुनिए मेरी बात को। हाँ। मैं 37, जब मैंने 3,700 करोड़ बोला आपको, तो उसमें से शायद 500 करोड़ भी नहीं जाता होगा बाकी सभी धर्मों को। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस इस लेवल पर ला दिया है कि उनका दर्जा खत्म कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई अब्बास साहब, माइनॉरिटी नहीं, गरीब और अमीर, हमें गरीबी को खत्म करना है। गरीब करते जा रहे हैं, मालदार को मालदार। अगर कोई व्यक्ति अमीर है, अगर किसी व्यक्ति कोई संसाधनों से परिपूर्ण है, वो किसी भी धर्म से आता है, तो क्या उसके? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा।
और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि कविता गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। दिल्ली शराब घोटाले में हुई के कविता की गिरफ्तारी, जब गिरफ्तारी हुई तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामले को लेकर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये याचिका दी गई है, जल्द सुनवाई की मांग की गई है।